वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो टुडेज टॉपिक इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चे इसमें एक चैप्टर तो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, पर उसकी अनफॉर्चुनेटली वीडियोस कोई नहीं बनाई है क्योंकि बहुत इजी है और एग्जाम में वो इतना खास आता भी नहीं है। क्योंकि अगर एग्जाम में चैप्टर आएगा तो ऐसा चैप्टर आएगा जिसमें तीनों बनेंगे, टीडी, पी&एल और बैलेंस शीट। और यहाँ पर जो बनेंगी बच्चे वो एडजस्टमेंट वाली बनेंगी। क्या बनेंगी? एडजस्टमेंट वाली बनेगी। मैं पूरा लिख देता हूँ उसको, एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है और जो एडजस्टमेंट्स होंगी इनको बड़े ध्यान से देखना। नियर अबाउट 16 या 17 एडजस्टमेंट्स हैं जो इस पूरे चैप्टर्स में आएंगी। हम वन बाय वन इन चैप्टर्स को समझेंगे, मतलब टॉपिक्स को लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या कहती है? वेजेस 400, रेंट 200 आर आउटस्टैंडिंग। तो ये जो है बेटा, ये है हमारी बैलेंस शीट। अच्छा, अब इस बैलेंस शीट को मैंने यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट क्यों लिखा है, इसको सीधा बैलेंस शीट क्यों नहीं लिखा? उसके पीछे रीजन है, जब कभी भी बैलेंस शीट का एक टुकड़ा यानी छोटा सा पार्ट लिखा जाता है तो उस छोटे पार्ट को बोला जाता है एक्सट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? एक्सट्रैक्ट। तो यानी अगर पूरी बैलेंस शीट लूंगा तब तो पूरी बैलेंस शीट लिखता मैं, यहां पर ये ना लिखता मैं। तो क्या है ये? एक्सट्रैक्ट, यानी एक छोटा सा हिस्सा लिया है ताकि बच्चों को समझ में आ सके। अगर मैं सारी लूंगा तो एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाएंगी। हमें अभी किसका मतलब है? वेज का और किसका बेटा? रेंट का। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने लेक्चर में, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया। ये तो हिंदी हो गया, हिंदी मीडियम के बच्चों। ड्यू, पीने वाली नहीं। हाँ, ड्यू मतलब जो पेएबल है। क्या है? पेएबल। ठीक है जी। यानी कि सपोज करिए आपकी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं और उनकी वेजेस क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आपके ऑफिस में बंदे काम कर रहे हैं और उनका रेंट आउटस्टैंडिंग है, चुकाना है। या जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वो रेंट चुकाना बाकी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आउटस्टैंडिंग। यानी जो भी खर्चा हमें देना बाकी है उसे क्या बोलते हैं हम? वेरी गुड। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है, मेरी इन चीजों को आप अच्छे से नोट करके लिखिएगा। जितनी भी एडजस्टमेंट होती है इसका जो इंपैक्ट होता है ये 2 जगह पड़ता है, यानी 2 जगह पड़ता है। एक तो या तो टीडी या पी&एल में, या तो टीडी में पड़ेगा या तो पी&एल में। और दूसरा ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। दूसरा 100% किस पे पड़ेगा? बैलेंस शीट में। यानी कोई भी एडजस्टमेंट, मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, कोई भी एडजस्टमेंट होगी वो हमेशा कहां आएगी? बैलेंस शीट में। हमेशा बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी। और नेचर के अकॉर्डिंग वो कहां जाएगी? या तो टीडी में या पी&एल में। वेज मेरा किस नेचर का है? टीडी, तो इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? टीडी में। रेंट मेरा किस नेचर का है? पी&एल नेचर का है। हम पहले भी बता चुके हैं टीडी के खर्चे कौन से होते हैं? फैक्ट्री और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, यही सारे होते हैं ना। तो यानी जो भी खर्चे हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं या फैक्ट्री के खर्चे, वो सारे टीडी में आएंगे। पी&एल का यानी खर्चा, ऑफिस का खर्चा या शोरूम का खर्चा। ऑफिस का खर्चा या शोरूम का खर्चा। और सीधी भाषा में बात करें तो माल बनने तक का जो भी खर्चा है वो आपका जाएगा बच्चे टीडी में, और माल बनने के बाद का खर्चा पी&एल में। क्लियर है? तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसको, जो ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस को वहां फेंकेंगे। ठीक है जी। तो सर वेज मेरा कहां जाएगा? टीडी। तो इसको लिख देता हूं मैं। जरा चेक करना भाई, ये ब्लू पेन विजिबल दिख रहा है स्क्रीन में? सही से दिख रहा है ना? या ब्लैक से करूं उसको? तो ये हो जाएगा 2 वेजेस। अंदर लिखा जाएगा ऐसे क्योंकि बेटा इसकी एडजस्टमेंट है। क्लियर है? और ये क्या? ये मेरा ओके हो गया। ये क्या है? रेंट। रेंट मेरा किसका है? तो इसको यहां लिख दूंगा मैं 2, ओह सॉरी मैं पी&एल लिख रहा था। बहुत अच्छे, आप तो बहुत तेज है। तो 2 क्या आ गया बेटा? रेंट। कितना है? 2200 यानी 2200। अच्छा जी, अब हमारी पहली एडजस्टमेंट आ गई। मैं ये मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा है ना? तो इसको मैं हटा देता हूं आराम से। चलिए जी, ये मैंने हटा दिया। अब यहां पर मेरी पहली, यानी वैसे कायदे से सेकंड एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट मेरी कौन सी होती है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम पहले चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी 2 जगह जाती है, एक तो टीडी में जाती है, दूसरी बैलेंस शीट की एसेट में। तो ये जो जाएगा हमारा पहला आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? हमेशा ऐड। क्यों? क्योंकि देना बाकी है तो इसलिए ऐड होगा।
ठीक है, और कोई पैसा चुकाना बाकी है तो एसेट भी लायबिलिटी भी है आपके ऊपर। अगर पैसा किसी का चुकाना है तो वो एसेट भी है लायबिलिटी भी, बिल्कुल सही बात, लायबिलिटी। तो दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा इसका, लायबिलिटी में। चलिए, तो ऐड करना यानी दोनों जगह ऐड किया जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम ऐड आउटस्टैंडिंग वेजिस। वेजिस कितने बच्चे, 400, तो ये 400 इसमें ऐड कर दिए मेरे बच्चे। यहां पर कितना आ गया, 2000। और यहां क्या लिखूंगा मैं, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना हो गया 200 रुपये। तो ये ऐड किया तो कितना आ गया 2400। आई होप ये आपको समझ में आ गई दोनों ट्रीटमेंट। अब मैंने क्या बताया था, इसकी ट्रीटमेंट एक तो टीडी में होगी वह पेंडल में, ये टीडी में भी चला गया पेंडल में भी चला गया नेचर के हिसाब से। अब 100% कहां जाएगा, ये लायबिलिटी है, पैसा चुकाना बाकी है, तो क्या है एसेट है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी। तो बच्चे यहां लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस और यहां लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट। तो कितना कितना था 400 और 200, तो यहां लिख देंगे भाई 400 और यहां लिख देंगे 200। तो ये हमारी यहां पर सेकंड एडजस्टमेंट हो चुकी है। फर्स्ट कौन सी है, क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सी एडजस्टमेंट होगी हमारी, सेकंड। तो यहां लिखते हैं हम सेकंड, इसको कहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है जी, आई होप ये एडजस्टमेंट पूरी समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो हम अपनी तीसरी एडजस्टमेंट पकड़ते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट कौन सी हमारी बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाता हूं। आप सब फोन यूज करते हो, आप पहले फोन को जब यूज करते हो तो मुझे ये बताइए, पहले उसमें रिचार्ज डालते हो या पहले बातें कर लेते हो, पहले बातें करने से पहले या डेटा यूज करने से पहले आप उसको रिचार्ज करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। इस्तेमाल करने से पहले खर्च कर देना या खर्च करने से पहले इस्तेमाल करना। तो यानी जब पैसा आप डालेंगे उसमें एडवांस में तभी तो बात कर पाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। और एक होता है पोस्टपेड। पोस्टपेड का आपको यूज भी नहीं है अभी ना पर्सनल लाइफ में, जैसे कहते हैं मोबाइल के लिए भी ना, इसमें कोई पोस्टपेड की एंट्री हमारी आती है। प्रीपेड का मतलब क्या होगा, आपने पहले खर्च कर दिया। और इसी का दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, यानी कि वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस में खर्च कर दिया। जैसे आप मान के चलिए आपने मुझे ट्यूशन की फीस देनी है इस महीने की, तो आपने क्या कहा, इस महीने के साथ साथ अगले महीने की भी दे दी। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है मुझे, हर बार यही बोलता हूं, पर बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, पर करना चाहिए, अच्छा लगता है। देखो वो काम करना चाहिए जो टीचर को अच्छा लगे। भाई ये थोड़ी कि केवल पढ़ाना है पढ़ाना में प्रीपेड, उसको करके भी दिखाओ प्रूफ कि भाई सर हाँ सर अब समझ गए हम प्रीपेड। जिसको समझ नहीं आ रहा प्रीपेड वो कल मुझे फीस दे दे एडवांस, एक इस महीने की भी और अगले महीने की भी, उसे तुरंत समझ में आएगा प्रीपेड। ठीक है, तो ठीक है आपका प्रीपेड। अब क्वेश्चन में देखें क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका क्या है, इनकम या एक्सपेंस, खर्चा है। टीडी का है पेंडल का है, पेंडल का है सर, ठीक है ना, कॉन्फिडेंटली क्या है हमारा, पेंडल का है। तो पहले इसको हम पेंडल में शिफ्ट कर दें, यहां की तो एंट्री है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, टू, ये दिखाई दे रहा बेटा, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 1600 रुपए। ठीक है जी, अच्छा। तो यहां पर एडजस्टमेंट दे रखी है हमें, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹30 इज प्रीपेड। तो ये चेक कर ले हम कहां कहां जाएगा, दो जगह बताया था ना हमने, एक और ये दो। तो ये केस जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनडल का है, तो ऑब्वियस सी बात है कहां जाएगा, पीएनडल में जाएगा। और बैलेंस शीट में कहां जाएगा, एसेट में या लायबिलिटी में, एसेट में इसलिए जाएगा क्योंकि आपने अगले साल का भी खर्चा इसी बार कर दिया, तो दैट मीन अब आपको अगले साल वो खर्चा नहीं करना, तो आपके लिए क्या हो गई, वो एसेट हो गई। क्या हो गई आपके लिए, वो एसेट। अब देखें प्रीपेड एक्सपेंस, यानी जो आपने खर्च किया 30 रुपए, जो ये खर्च किया 30 रुपए, ये आप इसमें ऐड करेंगे लेस, वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये एडवांस है, इस साल का नहीं है, अगले साल का है। तो जो इस साल का रिलेटेड होगा वही तो प्लस होगा, अगले साल के अगले साल में प्लस करेंगे। तो यहां क्या कर देंगे हम, 30 को लेस कर देंगे, माइनस लेस प्रीपेड इंश्योरेंस या एक्सपेंस। तो बच्चे अकाउंट्स में हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं माइनस को, हमने पहले भी सिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1570। और ये हमारे नेचर से क्या होगी, एसेट या लायबिलिटी, तो इसको एसेट में डाल देंगे हम। कहां लिखेंगे यहां पर हम, बाय बाय क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, प्रीपेड एक्सपेंस या इंश्योरेंस ₹30। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है, ठीक है।
तो ठीक है बेटा, चौथी एंट्री पकड़ते हैं। चौथी एंट्री हमारी थोड़ी सी लंबी है, दिखने में लंबी है, पैसा है नहीं इतनी। तो क्या कहता है, एक्रूड इनकम, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड या इनकम रिसीवेबल। सभी का मतलब एक है, मैं थोड़ा इसका मतलब समझा दूं क्या होता है। देखिए ये साफ कह रहा है यहां पर कि वो काम या वो इनकम, जैसे आपने कहीं पे काम तो कर दिया है, जैसे कैसे करें हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एक सपोज करिए आपके स्कूल में कोई पब्लिशर आया, उसने आपको इस साल के सैंपल पेपर प्रिंसिपल सर को दे दिए, स्कूल मैनेजमेंट को दे दिए, तो यानी उसका काम तो हो चुका है ना, पर उसकी पेमेंट क्या मिलेगी उसको, कुछ समय के बाद मिलेगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने के बाद मिलेगी। यानी वो अपना काम तो कर चुका है, पर उसकी क्या नहीं मिली उसको, इनकम। ठीक है, तो इनकम यहां पर क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो ऐसी आउटस्टैंडिंग इनकम को क्या बोलते हैं हम, इनकम आउटस्टैंडिंग या इनकम अर्नड। इनकम कमा तो ली है पर नॉट रिसीव्ड, अभी हाथ में नहीं आई है। या इनकम रिसीवेबल, इनकम क्या है, रिसीवेबल। क्लियर है। अभी हमने क्या किया था पहले, सब सेकंड एंट्री क्या थी, एक्सपेंस पेएबल। रेंट आउटस्टैंडिंग पढ़ा था ना, या हमने वेज आउटस्टैंडिंग पढ़ा था, क्या था, पेएबल। ये क्या है, रिसीवेबल। पेएबल मतलब कि हमने चुकाना है, और रिसीवेबल मतलब कि हमें मिलना है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी क्या होगी, एसेट या इनकम, लायबिलिटी, बताएं। बिल्कुल सही। ये देखिए ये क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम। तो ये हमेशा क्या होती है बच्चे, मेरी एसेट। और अगर इसी के अंदर मैं दूसरा समझाता हूं, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो ये क्या होगा मेरे लिए, क्योंकि एक्सपेंस मैंने चुकाना है और इनकम मुझे मिलना है। ये मुझे प्लस होगा और ये मुझे माइनस होगा, तो यानी ये मेरे कंधों पे क्या है, बोझ है। तो इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर है सर। तो रेंट यहां पर देखो एडजस्टमेंट में क्या कह रखा है, सॉरी ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखा है, रेंट रिसीव्ड। अब पहले हमने पढ़ा था केवल रेंट, तो रेंट हमारे लिए क्या होता है, खर्चा या एक्सपेंस। यहां पर रेंट रिसीव्ड है तो क्या हो गया, तो टीडी में क्या लिखे, बिल्कुल सही, कहां आएगा, वेरी गुड, पी&एल में आएगा। और ये क्या है, रेंट रिसीव्ड। अगर केवल रेंट होता तो क्या लिखता, पी&एल में डेबिट। ये रेंट रिसीव्ड है तो मेरी क्या है, ये क्रेडिट यानी इनकम। थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूं, प्लीज माइंड मत करिएगा ना। चलो ये ऐसे कर लिया मैंने अमाउंट कॉलम। तो यहां लिखूंगा बेटा मैं, बाय रेंट रिसीव्ड कितना है, 2000। स्क्रीन पे विजिबल है 2000, क्लियर है भाई, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एडजस्टमेंट में क्या रहा है, रेंट अकर्ड, यानी कि रेंट रिसीवेबल है, यानी रेंट क्या है, इनकम क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो मिलनी बाकी है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, उसको ऐड करूं, लेस करूं, कितना है, 400 रुपए, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड, तो ये लेंगे रेंट अकर्ड, पूरा लिख देंगे यहां पर, रेंट अकर्ड। प्लीज समझ जाना, रेंट अकर्ड लिखा मैंने। तो कितना आ गया बच्चे, 2400। अब मैं आपको पहले बता चुका था, जब कभी भी इनकम आउटस्टैंडिंग होगी तो वो हमारे लिए क्या होगी, प्रियांश, हाँ बोले, क्या बोला मैंने, ध्यान कहीं और है बच्चे आपका, है ना, एक गलत चीज है। हाँ विशाल, इनकम जब कभी भी आउटस्टैंडिंग होगी तो क्या होगी हमारे लिए, सर लायबिलिटी। वेरी गुड, आप बहुत कामयाब बनेंगे। विशाल के बगल में जो अभिषेक बैठे हैं, आप बताएं, इनकम जब कभी आउटस्टैंडिंग होगी तो क्या होगी, सर सामने देखो, भगवान ने आंखें दे रखी हैं आपको। इनकम कभी भी आउटस्टैंडिंग होगी तो क्या होगी, एसेट। तो यहां लिखेंगे इसको हम, रेंट अकर्ड 400 रुपए। क्लियर है सर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंट्री पकड़ते हैं हम। ठीक है, तो पांचवी ट्रांजैक्शन पकड़ते हैं हमारी, क्या है, पांचवी है हमारी बेटा, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड यानी कि जो अभी कमाई नहीं है फिर भी आपको मिल गई, या कह लो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो उसी एग्जांपल को ले चलता हूं पिछले वाले, कि भाई बुक सेलर ने स्कूल में बुक्स पहुंचा दी और उसको इनकम अभी नहीं मिली, तो ये क्या होगी हमारी, अनअर्न्ड इनकम, यानी काम तो कर चुका है पर इनकम नहीं मिली है। अब यहां पर क्या है, अगले साल उसने किताबें नहीं पहुंचाई पर प्रिंसिपल सर ने उसको उसकी कमीशन पहुंचा दी, यानी उसके पैसे दे दिए। किताबें नहीं आई यानी काम नहीं हुआ, पर इनकम क्या हुई, एडवांस में मिल गई, अगले साल की एडवांस में मिल गई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन में क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस में दिया है कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन पहले ये देखना है हमारा, कमीशन टीडी का है, पी&एल का है, पी&एल का है ना। तो कहां लिख देंगे इसको हम, प्रियांशु कहां लिख देंगे, टीडी पी&एल में, पी&एल में कहां लिखो, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा हम यहां पर, बाय कमीशन रिसीव्ड। कितना अमाउंट है, 1200 रुपए। क्लियर है जी।
अच्छा, यहां पर ये कहता है कमीशन अनअर्न्ड, यानी कि ये कमीशन जो है ये इस साल की, देखो प्लस माइनस सिंपल सा फंडा बताता हूं, अगर वो खर्चा या इनकम इस साल की है तो सर प्लस करिए, अगले साल से रिलेटेड है तो माइनस करिए। अब यहां पर क्या कह रहा है, कमीशन अनअर्न्ड ऑफ ₹200, तो ये इस साल के अगले साल के, अगले साल के, तो क्या करेंगे इसको हम माइनस, और इसी साइड करेंगे क्योंकि जहां गाय जाएगी वहीं बछड़ा जाएगा। गाय कहां जा रही है, क्रेडिट साइड में, तो बछड़ा डेबिट में तो नहीं जाएगा, इतना बड़ा नहीं, वो बछड़ा भी कहां जाएगा, वो भी क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जब वो बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे जैसा बैल हो जाएगा, तब कहीं और जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम, कमीशन अनअर्न्ड, कमीशन अनअर्न्ड, प्लीज समझ जाना, वही लिखा है मैंने, जो बाद में वीडियो देखेंगे वो भी समझे और जो आप देख रहे हैं आप भी समझे। तो हम बोलते हैं क्या होगा, कमीशन अनअर्न्ड, यहां पर हमने लिख दिया कितना बेटा, और कितना आ गया बच्चे, 1000 रुपया आ गया। क्लियर है। अब मुझे ये बताएं, चलिए मुझे ये बताएं, ये हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट है लायबिलिटी है, पक्का लायबिलिटी, कैसे सर, क्योंकि हमें सर पैसा मिल रहा है और सर एक तरीके में हमारे ऊपर जिम्मेदारी होगी है कि हमें उसको करना ही है बाद में। वेरी गुड, बिल्कुल, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अन कमीशन, कितना बेटा, अच्छा 200 था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर अन कमीशन, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा क्या लिखा हमने, अन कमीशन। तो 200 रुपये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो का हम लास्ट एडजस्टमेंट ले लेते हैं, बाकी जो एडजस्टमेंट्स होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत लेंथ बड़ी हो जाएगी इसकी। तो ये है हमारी डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का मतलब कौन बताएगा मुझे आप में से, यस, एनीवन एल्स, यस, और कोई हाथ, और कोई हाथ, यस, अभिमन्यु, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बिल्कुल सही, हाँ आप बताएं। Decrease in the value of assets every year per annum. हाँ, वट एवर यू वॉन्ट टू से दैट, कि डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। देखिए कोई सी भी चीज़ हो, जैसे ये मेरा फ़ोन है, ठीक है ना, इस फ़ोन को हमने अगर 1 साल पहले लिया है, सपोज करें 10,000 का लिया है, तो क्या ये आज 1 साल के बाद भी 10,000 का बिकेगा? सर नहीं बिक सकता। वो बात अलग, अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ तो 10 का क्या 1 लाख का बिक जाएगा, ठीक है ना। पर अगर नॉर्मल डेज में बात करें तो आप चाहे स्कूटी लें, चाहे कार लें, चाहे मशीन लें या फर्नीचर लें, 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, वैसे कायदेतर शोरूम से निकलने के बाद ही चीज़ घट जाती है, उसकी वैल्यू घट जाती है, सेम वैल्यू में दिखती नहीं है। क्लियर है। तो अगर एक्सेप्शनल केस ना हो तो फर्नीचर और मशीनरी, तो बच्चे ये दोनों मेरे कहाँ के हैं, एसेट के। तो पहले वहीं लिख दें हम, यहाँ लिख देते हैं बेटा हम फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है, 10,000 का, ठीक है जी। थोड़ा गैप देख के यहाँ पर मैं मशीनरी लिख देता हूँ। मशीनरी कितने की है, 5,000 की। क्लियर है। अब अक्सर जो बच्चा गलती करता है वो आप ना करिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, समझिएगा कैसे होना, ठीक है ना। तो ये कहता है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा 10% का और मशीनरी पे लगा 5% का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग नोट। 12th क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्किंग नोट की, तो ये काम का फेयर वर्क ही होता है, ठीक है ना, वर्किंग नोट। तो फर्नीचर कितना है बेटा मेरा, फर्नीचर है मेरा 10,000 का, इस पे डैप लगा 10%, तो कितना लग गया 1,000। और मशीन पे डैप कितना है, तो मशीनरी है 5,000 की और 5% डैप लगा तो 250 रुपये लगा। क्लियर है। अब अक्सर बच्चा क्या करता है, यहां पर फर्नीचर लिख के फर्नीचर से लेस कर देता है, ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप P&L में, टू डैप ऑन फर्नीचर, और यहां पर लिखेंगे आप टू डैप ऑन मशीन। तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये और 250। और यहां पर आप क्या करेंगे बच्चे, अब जो बैलेंस शीट है उसमें जो फर्नीचर की कीमत होगी 1,000 रुपये से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे हम लेस डेप, कितना 1,000 रुपये। तो कितनी आ गई, यानी जो फर्नीचर की कीमत 10,000 थी, अब नई बैलेंस शीट में कितनी होगी 1,000 रुपये, और सॉरी 9,000, ठीक है। और यहां पर भी कर देंगे हम लेस डेप, कितना 250 रुपये। तो 250 लेस हुआ तो कितना है बच्चे, 4,750। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी की सारी पांचों की पांचों एडजस्टमेंट अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हम एक काम और करेंगे, नेक्स्ट कल एक एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट आ जाए इत्तेफाक से। ऐसे अगर नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन बुक में, तो हम खुद एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि ये सारी की सारी एडजस्टमेंट उसके अंदर आ जाए, ताकि हम पुट करना सीखें कि ये एंट्रीज को कैसे कैसे पुट करते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।